नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चर्चित कारोबारी पंकज मिश्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उसे निर्दोष बताने वाले बरहरवा एएसआई सरफुद्दीन खान को पूछताछ के लिए हाजिर होने का ईडी ने निर्देश दिया है। वहीं जेल में नियम के विरुद्ध सुविधा देने के लिए बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को भी पेश होने का निर्देश दिया गया है। जेल अधीक्षक को दूसरी बार और एएसआई को पहली बार ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। वहीं ईडी ने पंकज मिश्रा के रिम्स में अब तक जमे रहने की भी जांच शुरू कर दी है। बरहरवा थाने में दर्ज मामले की जांच के बाद सभी आरोपों को एएसआई सरफुद्दीन खान ने जांच रिपोर्ट में गलत करार दिया था। ईडी को यह जानकारी मिली थी कि पंकज मिश्रा को निर्दोष बताने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था और इसी को लेकर आज ईडी ने समन भेजा है। आपको बताते चले कि पंकज मिश्रा पर ईडी का अब शिकंजा जो है वो और जोर से कसता हुआ नजर आ रहा है। बरहरवा एएसआई से ईडी आज पूछताछ करेगी। पहली बार एएसआई को बुलाया जा रहा है। और रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा के इलाज को लेकर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। ईडी जांच के दौरान यह खंगालने में जुटी है कि आखिर पंकज मिश्रा को अब तक रिम्स के पेइंग वार्ड से डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया है। बताया यह जा रहा है कि कल ईडी की टीम इसको लेकर रिम्स पहुंची थी, लेकिन रविवार का दिन होने की वजह से रिम्स प्रबंधन से उन्हें जानकारी और इलाज से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके। रिम्स से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। अवैध खनन मामले में आरोपी पंकज मिश्रा के रिम्स के पेइंग वार्ड में जमे रहने पर अब सवाल उठने लगे हैं। पंकज मिश्रा इस समय रिम्स के पेइंग वार्ड में कमरा नंबर 19 में है और बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा इतने लंबे समय से रिम्स के पेइंग वार्ड में क्यों हैं, क्या उनका इलाज पूरा हो गया, उन्हें अब तक डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया। इन तमाम सवालों को लेकर अब ईडी जांच में जुटी है और बताया जा रहा है कि रविवार को कल ईडी की टीम रिम्स भी पहुंची थी और रिम्स के अधिकारियों के साथ उन्होंने कुछ बातचीत कर दस्तावेज को मांगने की कोशिश की थी, लेकिन कल रविवार छुट्टी का दिन था, लिहाजा ईडी की टीम को पंकज मिश्रा के इलाज से संबंधित या फिर यूं कहें कि डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया, इसके पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी। कहा जा रहा है कि पंकज मिश्रा को लेकर आज ईडी की टीम सोमवार को यानी आज एक बार फिर रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र यानी सीआईपी भी ले जाने की बात थी, लेकिन शायद पंकज मिश्रा ने सीआईपी जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं कि पंकज मिश्रा को अब तक रिम्स के पेइंग वार्ड से डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया, ये तमाम चीज़ें चूंकि ईडी इन मामलों की जांच कर रही है, लिहाजा इस जांच की कड़ी में पेइंग वार्ड में लंबे समय तक पंकज मिश्रा का रहना एक अहम मुद्दा है। लिहाजा सबसे पहले ईडी की टीम इसको सुलझाना चाहती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के सभी अधिकारियों को अब जोहार कहकर अभिवादन करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह सलाह दी है। वे झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक आम सभा में कल शामिल हुए थे, जहां पर सीएम ने यह कहा कि ये संबोधन अधिकारियों को आम जनता से जोड़ने और जुड़े रहने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के साथ ही गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों को योजनाओं से जुड़ने में राज्य के सेवा कर्मियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है और जोहार शब्द से अभिवादन की शुरुआत कर वे आम जनता से और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। एक आत्मीयता यहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास और लोगों को लगे कि ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि आप लोग अपनी बातों को शुरुआत करें तो यहां पर जोहार शब्दों से शुरू करें, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो इस राज्य के लिए एक अपनापन लोगों को जोड़ता है। उसको कुछ आएगा समझ में कि नहीं आएगा ये कहने की बात नहीं, आगे की बात जो होगी, लेकिन ये बात पक्का है, इसको जोहार शब्द जरूर समझना है। जब आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही ठीक ना हो तो बाकी चीज तो फिर गड़बड़ी रहेगी।
पहले हम यहाँ के लोगों को जुड़े, तभी कोई चीजों को धरातल से उतारा जा सकता है। और देखिए, जोहार शब्द से अभिवादन करने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पदाधिकारियों को दी गई सलाह इस वक्त राजधानी में चर्चा का विषय बन गई है। राजधानी वासी मुख्यमंत्री के सलाह की सराहना और स्वागत कर रहे हैं। लोग यह मानते हैं कि जोहार शब्द उनकी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री चूंकि खुद आदिवासी हैं, लिहाजा उनकी दी गई सलाह सिस्टम और ग्रामीणों के बीच एक सेतु की तरह काम करेगी। जोहार शब्द पर राजधानी वासियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अब राज्य में अपने संबोधन के दौरान जोहार कहना होगा, यानी अभिवादन के दौरान अब तक जो नमस्कार बोलते थे अब वो नमस्कार जोहार में बदल जाएगा। जोहार को लेकर झारखंड में क्या भावनाएं हैं, लोग जोहार से यानी एक लफ्ज से खुद को कितना कनेक्ट महसूस करते हैं, हम लोगों से ही बात करेंगे। हम इस समय राजधानी रांची के अलवर टेक्का चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो जोहार को बहुत करीब से महसूस करते हैं। ये जोहार शब्द है जो मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अब गांव में जाएं तो जोहार कहना होगा। बिल्कुल सर, जोहार शब्द से बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को, और जो नमस्कार शब्द था उसका चेंज करके जोहार कह रहे हैं। ये हमारे झारखंड की पहचान है और आशा है, कोशिश रखते हैं कि सभी लोग इसको फॉलो करें, ये सभी लोग जोहार शब्द का वो करें। जोहार देखिए एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो और हमारा मुख्यमंत्री जो है वो खुद आदिवासी युवा है और उनका ये जोहार शब्द कहना इसलिए क्योंकि ये हमारी झारखंड की संस्कृति की पहचान है। हमारे गांव घर परिवार में जोहार से स्वागत किया जाता है और ये बूढ़ा बुजुर्ग सबसे जोड़ा जाता है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कहीं पर भी हो। यानी चलिए, लोग बता रहे हैं कि इधर आइएगा कि ये जोहार क्या लगता है कि अपने आप में एक मुकम्मल शब्द है कि जोहार हम एक लफ्ज बोल देते हैं तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। हाँ, जैसे आप नमस्कार चाहे प्रणाम बोलते हैं, उसी का ये यहाँ आदिवासी का ये अपना ये एक संबोधित करने के लिए, उसको आदर सत्कार सम्मान देने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का शब्द का प्रयोग होना चाहिए और एक दूसरे को इसे सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, जोहार को सम्मान देना चाहिए। जोहार सत्कार का भी नाम है, जोहार जोड़ने का नाम है और सबसे बड़ी बात की जान लीजिए कि लफ्जों में जो लोहार है वही झारखंड का जोहार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में चोरी की गई नवजात बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड में दिहाड़ी मजदूर की सो रही नवजात बच्ची को बाइक सवार चोर उठाकर फरार हो गए थे। चोरों का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका था। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित दंपति ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वो थाने में इसकी शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया गया, जबकि थाना प्रभारी ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए धनबाद में नवजात बच्ची की चोरी हो जाती है और जो माता पिता हैं वो थाने पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया जाता है। और ये दूसरी तस्वीर जो फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर सामने आया कि रात के अंधेरे में किस तरीके से कुछ लोग आते हैं और बच्ची को वहां से उठाकर ले जाते हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लग पाया है। बालू फेंकते हैं और फेंक के सुत गया थकल मगर और छठ दवा बिरो फेंक के बचवा हम ले चल गया 10 बजे रात में। कितना महीना का बच्चा था? 1 महीना 7 साल। रात हो गया था। तो हम सोचे कि अब होने जाएंगे तो उन्हें चोर चुहाड़ ढेर है, इसलिए हम उधर नहीं गए, सो गए वहीं पे कब्रिस्तान रोड में। हाँ, उससे बोले कि सो जाते, तो बोला ठीक है सो जाओ, तो सो गए वहाँ पे। सो गए वहाँ पे। उठते हैं तो देखते ही पूरा कान चिल्ला रहा है कि लड़की नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं किया है। कंप्लेनर का कहना है कि हम थाना गए थे, थानेदार ने कहा है कि पहले खोज अपने आसपास पता कर लीजिए, उसके बाद हम कंप्लेन दर्ज करेंगे। नहीं, इस ढंग की कोई बात नहीं है, कोई लिखित सूचना थाना को नहीं दिया, न उससे मुलाकात।
और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 सवाल खड़े करता है कि आखिर बच्चा चोरों का कब तक सुराग मिलेगा। सवाल ये भी कि मदद की जगह थाना प्रभारी ने दंपति को क्यों भगाया, क्योंकि दंपति की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो थाना में पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। सवाल ये कि सीसीटीवी में सबूत के बावजूद भी पुलिस अनजान आखिर क्यों है। खूंटी के मुरहू में कानू मुंडा को अगवा कर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना का मास्टरमाइंड कानू मुंडा का चचेरा भाई ही निकला। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से मृतक के सिर और धड़ को पुलिस ने बरामद किया है। मृतक का धड़ तपकरा थाना क्षेत्र के गोपला और कमड़ा के पास स्थित जंगल से बरामद किया गया है। वहीं सिर मुरहू थाना क्षेत्र के पेलोल समीप मिला है। सागर मुंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 दिसंबर को कानू मुंडा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था और इसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सागर मुंडा और इसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दिया और डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया। इनको ट्रैक करके आम ग्रामीणों के सहयोग से या टेक्निकल सेल के मदद से इनका लोकेशन मिला। पता ये चल रहा था कि ये भाग रहे हैं, कल ही ना भाग रहे हैं कहीं, मतलब झारखंड छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में भाग रहे। स्थानीय पुलिस सिमडेगा के सहयोग से वहां एसपी साहब हमारे कलीग हैं, उनसे मदद लिया गया। उनकी टीम पूरी लगी और सबको इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते चले, जहां पर 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी भवानी प्रसाद मुखर्जी को चास पुलिस की ओर से पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पुरुलिया मेंटल कास्टिंग लिमिटेड का निदेशक है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में चास के जेल भेज दिया गया है। चास एसआई उसे गिरफ्तार करने पुरुलिया पहुंचे थे, लेकिन वहां से ठिकाना बदलते हुए वो फरार हो गया था, जिसके बाद उसे बांकुड़ा के इलाके से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर चास थाने में 13 सितंबर को देव ट्रेडर्स के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें किस्तों में करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी। दिया था कोविड लोन 1 करोड़ 20 लाख और वो 1 करोड़ 27 लाख एक साथ इनको पेमेंट किया। वो मेरे को 2.80 180 करोड़ का वैल्यू लगा के और 8.80 का हमको पार्टनरी बनाए थे। उसके बाद बोले उनके स्टाफ लोग हैं सारे उधर, वो लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। वो सभी इनकी बेईमानी की नीयत सबके साथ उसी तरह की। मेरा मामला ये है कि भाई फर्म का नाम नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड है। हमने इनकी फर्म को हार्डकॉक दिया, जो हमारा 2 करोड़ 15 लाख आज इनके ड्यूज, और इन्होंने हमारे ऊपर हाईकोर्ट में उल्टे केस किया है कि हमने जो माल दिया इससे इनके प्लांट को क्षति हुई और 16 करोड़ का इन्होंने हमारे ऊपर डैमेज फाइल किया। हमने बैंक से लोन लेके इनको माल दिया और 2 करोड़ 15 लाख रुपया मेरा इन पे बाकी है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। निरसा थाना क्षेत्र के जोगीदप्पा गांव में ये कार्रवाई की गई। विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां लोग अपने घर में नकली शराब बनाने का काम कर रहे हैं। विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 150 लीटर स्पिरिट के साथ 54 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और बोतल की पैकेजिंग से जुड़े सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए। यहां घर के अंदर तहखाना बनाकर वहां नकली शराब जमा किया गया था। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंतर्गत जोगीतोप्पा में विकास साहनी और 2-3 आदमी के यहाँ छापामारी की गई थी। सूचना मिली थी कि वहां पे अवैध रूप से देसी शराब का फॉरेन लिकर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो विकास साहनी के घर से लगभग 100 लीटर स्पिरिट मिला है, 150 लीटर स्पिरिट है टोटल, और 54 लीटर फॉरेन लिकर डुप्लीकेट। नई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है, अभियोग उस पर दर्ज किया गया है विकास साहनी के। हजारीबाग में पहुंची भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की सर्वे टीम ने हाथियों पर हमला बोला है।
दरअसल जगदीशपुर के गंगाहार जंगल में जंगली हाथी मौजूद थे और इस दौरान बिना रेंजर को सूचना दिए सर्वे टीम के सदस्य हाथियों के पास तस्वीर खींचने पहुंच गए। इस दौरान एक हाथी जब कैमरे की ओर घूमा तो 3 सदस्यीय टीम जो थे वो भाग निकले, जबकि एक सदस्य झाड़ियों में फंस गया। उसे हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया, जिसकी जानकारी जब वन कर्मियों को लगी तब गंगाहार जंगल से उसका रेस्क्यू किया गया। हाथियों के झुंड ने गांव में किसानों की फसल को भी नष्ट कर दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सुरक्षा और मुआवजा की गुहार लगाई है। जैसे हम लोग को सूचना मिला कि गंगाहार के जंगल में हाथी आए हुए और आसपास के गांव में, हम लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए मतलब टीम को इकट्ठा किया और सबको हम लोग सारे स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं और जितने पब्लिक हैं सबको हम लोग सतर्क कर रहे हैं ताकि वो लोग हाथी के नजदीक नहीं जाएं, सेल्फी फोटो वगैरह न ले, कहे कि जब ऐसा होता है तभी हाथी भड़क जाते हैं और हमला कर देते हैं मानव पे। और गिरिडीह के जसपुर में लगभग 20 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मतवाले हाथियों ने करीब 2 एकड़ जमीन की लगी धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे के साथ साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। मिला जाए क्योंकि अकाल में रोके थे, पटा करके बचाए थे। बोकारो में बढ़ रही ठंड के बीच भी धनवरी गांव के लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। दरअसल 26 सितंबर को तलगड़िया तुपकाडीह रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए रेलवे ने गांव में 16 घरों को तोड़ दिया था। टूटे घरों के मलबे के पास बैठकर लोग पिछले 71 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनके पास न तो रहने का घर है, न ही खाने के लिए सामान। बरसात को मात देने के बाद अब विस्थापित जो हैं वो ठंड से 2-2 हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। विस्थापितों से निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मुलाकात की। साथ ही रेलवे से मुआवजे के साथ ही सरकार से भी सरप्लस जमीन वापस करने की मांग की है। जखुन 2013 के हमनी के इंसाफ दिला दे और जखुन हमनी यहाँ देख ठंडा में हवो हत ओढ़े बिछवे गहना गुड़िया सामान पाती सब जमीन के अंदर चल गलो। 19 गांव से मांगी के आनी के लक ओढ़ है बिछो है के काम करे ले न जा है तो ओढ़ना बिछना कहाँ से लेते। तो ये बस्ती लीगली तो इन लोगों को ही रैयत की ही बनती है और लेकिन चूंकि कागजी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई जिसके कारण ये लोग बेच नहीं सकते अपनी जमीन को, कोई भी काम में नहीं लगा सकते। तो हम लोग इसकी भी कोशिश करेंगे जो राज्य सरकार जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी जो जमीन वापसी का वो पूरी करे और रैयत को अपनी जमीन वापस करे। और चक्रधरपुर में सीबीआई जांच के लिए कमलदेव के परिजनों के अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए वो पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिजनों ने मांग नहीं माने जाने पर आमरण अनशन शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया है और इसके बाद भी मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कमलदेवगिरी अमर रहे, दोषियों को फांसी दो, दोषियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस जांच में जो कार्रवाई हो रही है परिवार उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लगातार हम लोग सीबीआई को एक केस सौंपने की मांग कर रहे हैं। कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं, सफेद पोस्ट नेता हैं जहां पर प्रशासन चाह कर भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका कारण क्या है आप सभी जान रहे हैं। इसलिए इस केस की जांच हम लोग सीबीआई के माध्यम से कराना चाह रहे हैं। सरकार इसकी अनुशंसा करे। और दिसंबर की दस्तक के बाद राजधानी रांची में कनकनी का असर दिखना शुरू हो गया है। रांची के कांके में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड को भगाने के लिए फिटनेस पसंद लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में बने ओपन जिम में वर्जिश करते नजर आए। ठंड की सुबह रांची के मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। दिसंबर की दस्तक के बाद राजधानी रांची में कनकनी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है।
रांची के कांके में आज सुबह जो न्यूनतम पारा दर्ज किया गया वह 6 डिग्री सेल्सियस था। राजधानी में भी न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ठंड को भगाना है तो वर्जिश करनी होगी। राजधानी रांची के मोरहाबादी में देख रहे हैं कई लोग ऐसे हैं, हर उम्र के लोग, जो ठंड को भगाने के लिए वर्जिश कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि सर, ये जो आप वर्जिश कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल है। 80 साल आपकी उम्र है जी। तो 80 साल की उम्र में इतनी फिटनेस, इस तरह कसरत कर रहे हैं? प्रैक्टिस है, रोज यही आ जाते हैं। ठंड को भगाने का नहीं, तंदुरुस्त रहने का वर्जिश एकमात्र उपाय है। तंदुरुस्त फिटनेस के लिए हर सुबह आते हैं? हाँ, हर सुबह आते हैं, साल भर आते हैं। पसीना बहाने से ठंड भाग जाएगी? यहाँ आने में तो रास्ते में दिक्कत है, लेकिन आने के बाद जो मजा आता है वो आने वाला तकलीफ को भूल जाते हैं। कितना किलो वजन है इसका? अप्रोक्स 5 kg। 5 kg। यस। तो 5 किलो उठाने के लिए कितना ताकत लगानी पड़ता है? ज्यादा नहीं, अप्रोक्स ठीक है। बाएं हाथ से 5 किलो उठा ले रहे हैं? यस। हाँ जी हाँ। ठंड में वर्जिश करना मुश्किल नहीं? नहीं, मुश्किल नहीं है सर, ये रूटीन है। अगर आप डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। ठंड भागेगा तभी जब हम सुबह उठ के रनिंग करेंगे। शरीर में अपने प्राकृतिक एनर्जी जो होता है उसको लाने के लिए सुबह सुबह उठना जरूरी है, जैसे शरीर सेहत अच्छा रहेगा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा 28 साल, हम CRPF में है। हाँ, आप फिटनेस को दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं आप तो? छुट्टी में आए हुए अभी जी। आमतौर पर जब CRPF के लोगों को माना जाता है कि वे लोग ज्यादा फिट होते हैं, तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? हम 4 बजे रोज उठते हैं। देखिए, शुरू थोड़ा खराब लगता है, लेकिन एक बार निकलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। कमल से साफ है कि वर्जिश अगर आप करेंगे ठंड के दिनों में तो शरीर में गर्मी आएगी और साथ में ठंड भी भागेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गिरिडीह में अवैध आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर प्रखंड के घोरबाद में बीते देर शाम अवैध आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग ने अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 50,000 की कीमत से अधिक की लकड़ी जब्त की गई। वहीं आरा मिल को उखाड़ दिया गया है और उसे भी जब्त कर वन विभाग के ऑफिस लाया गया है। वन विभाग की छापेमारी की खबर मिलते ही आरा मिल संचालक तेजलाल मंडल फरार हो गया। फरार संचालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चालित हो रहा था, हम लोगों ने इस मिल को अभी उखाड़ दिया है, जब्त कर लिया है, और जो लकड़ी और चिरान था वो सारा हम लोगों ने जब्त कर लिया है। और पता चला कि ये तेजलाल मंडल है कसियाडी के, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और पूछताछ में पता चला कि 1-2 और व्यक्ति हैं जिसमें इनकी संलिप्तता है। कितने की लकड़ी जब्त की गई होगी सर? क्या अभी तो अगर हम लोगों ने अभी देखते हैं तो पटरा और ये मिला के करीब 50,000 से लाख रुपए के बीच। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह पलाश महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले 10 दिनों तक यह मेला चलेगा। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की है। यहां आकर लोग मनोरंजन के साथ साथ खरीदारी भी कर सकेंगे। मेले में परिवार के साथ NRI भी खरीदारी करने आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में घूमना और खाना खाना लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। तो चलाते कैसे चलता है? देखिए, झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये, और आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में भी जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो लोक शिल्प है, ये काफ़ी रिच है और इसकी काफ़ी मांग है बाहर भी। तो यहाँ के लोग जब इस तरह का मेला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है, और जो खरीदार हैं वो बाहर की चीज़ों के साथ साथ यहाँ की चीज़ों को भी लेंगे। यहाँ की संस्कृति भी बची रहेगी, यहाँ रोजगार भी मिलेगा। बहुत मजा आया, खाना भी बहुत अच्छा था। छोला भटूरा हम लोग ने खाया और मम्मी लोग ने कपड़ा भी खरीदा, साड़ी और ये सब। पूरा फैमिली को मजा आ गया। हम लोग राइड भी किए 2-3, पूरा फैमिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।